हेलो गाइस, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। गाइस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है पावर शेयरिंग। 10th क्लास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये एक बहुत बड़ी जर्नी का पार्ट है जो आपने 9th क्लास में स्टार्ट की थी, जहाँ पे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। और उसी की जर्नी का एक पार्ट ये भी है। और 10th क्लास के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर होने के कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज 10th क्लास की जो आपकी जर्नी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, यानी कि पॉलिटी की समझ को डेवलप करने में, तो उसमें ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा। ओके, तो इस चैप्टर में अपन समझेंगे कि पावर शेयरिंग किस तरीके से पॉलिटिक्स में इम्पॉर्टेंट है, और डिफरेंट कंट्रीज का अपन एग्जांपल्स भी लेंगे। उन एग्जाम्पल के बेसिस पे, उनकी स्टोरी के बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट और कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे हम कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है उसमें पावर शेयरिंग अपना एक अहम और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन। लेकिन उसके पहले हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में अपन किस किस तरीके से चलेंगे, दैट मीन्स व्हाट विल बी द पाथवे फॉर दिस चैप्टर। ओके, so this is the first chapter of 10th class. The subject name is democratic politics and the chapter's name is power sharing, which is very important and interesting topic. Okay, so this is the first thing, which is overview of this chapter. After read this overview, we can easily visualize the chapter कि क्या हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो अपन सबसे पहले इसका ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। सो विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्ट लास्ट ईयर। We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive, and judiciary is very important to the design of a democracy. In this and the next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The story yields some general conclusions about the need for power sharing in democracy, and this allow us to discuss various form of power sharing that will be taken up in the following two chapters. Okay, तो ये जो हमने पूरा का पूरा अभी ओवरव्यू पढ़ा, आपने पूरा का पूरा ओवरव्यू सुना भी होगा, बट व्हाट इज द मीनिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओवरव्यू का मीनिंग क्या होता है। ओवरव्यू आपको क्या कर रहा है कि आपको पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या क्या सीखने वाले हो, एंड व्हाट इज द एम ऑफ दिस चैप्टर, क्यों इसको ऐड किया है आपके सिलेबस में, आपको वो बताता है। तो उसमें साफ साफ बताया है यहाँ पे कि इस चैप्टर में जो है हम अपना जो लास्ट ईयर का टूर है डेमोक्रेसी का, उसको ही अपन रिज्यूम करने वाले हैं थोड़ा सा। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे ये भी नोट करोगे कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, वन ऑफ द features of the democracy is that the whole power cannot rest विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी जो पावर है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास नहीं हो सकती है, किसी एक ऑर्गन के पास नहीं हो सकती है गवर्नमेंट में। तो ये किसी भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है। और एक जो इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, अभी यहाँ पे आपने देखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो है तीन अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, जो हमारे लॉज को लेजिस्लेट करती है, यानी कि फॉर्म करती है, बनाती है। एंड द सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये जो है उन लॉज को
इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करती है, और लास्ट वन इज जुडिशरी, जो हेल्प करती है कि अगर कोई लॉज को ब्रेक कर रहा है तो उसको पनिश कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन में पूरा का पूरा डेमोक्रेसी के पूरी की पूरी गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। ओके, सो द फर्स्ट वन इज विच इज लेजिस्लेचर। तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि लेजिस्लेचर क्या होता है। तो लेजिस्लेचर में यहाँ पे जो हमारे इंडिया में मोस्टली गवर्नमेंट है, अगर उसको अपन एग्जांपल लेके समझते हैं तो इजीली आप समझ पाओगे कि हमारे इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट है तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, हमने जो अडॉप्ट किया है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट की तरह ही हमने भी वही पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, विच इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन से किया हुआ है। और उसमें क्या होता है कि उसमें लेजिस्लेचर होता है एक, यानी कि जो लॉज फ्रेम करते हैं, जिसको पार्लियामेंट मैंने बोला अभी अभी, यानी कि यहाँ पे दो हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस, है ना। और लोअर हाउस को अपन लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को अपन राज्यसभा कहते हैं। और ये दोनों के दोनों हाउस में कुछ सर्टेन मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है पूरी की पूरी कंट्रीज के अलग अलग एरियाज से, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया जाता है, और पर्टिकुलर एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एमपी का काम करता है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेजिस्लेचर का पार्ट क्या है हमारे यहाँ पे। लेजिस्लेचर का पार्ट है दोनों के दोनों हाउसेस, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, है ना। पीपल ऑफ काउंसिल एंड स्टेट ऑफ काउंसिल, दोनों को ये अलग अलग नेम होते हैं उसके। पीपल ऑफ काउंसिल मतलब लोकसभा, एंड स्टेट ऑफ काउंसिल दैट मीन्स राज्यसभा। ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव। अब यही मेंबर जब जब यही मेंबर पार्लियामेंट से बाहर निकल कर आते हैं और किसी मिनिस्ट्री में बैठ जाते हैं, यानी कि अपने ऑफिस में बैठते हैं और वो मिनिस्टर पद ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, तो जब भी वो ऑफिस में रहेगा तो वो एक एग्जीक्यूटिव का मेंबर है। ठीक है, और जब भी वो पार्लियामेंट में रहेगा तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आपस में थोड़े से क्या है, ओवरलैप है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो कि दिस इज लेजिस्लेचर एंड दिस इज एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे सेम बंदा जो है वो अगर पार्लियामेंट में बैठा है तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, ओके। और अगर वो अपने ऑफिस में बैठा है तो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। यानी कि यहाँ पे एक बंदा जो है वो दोनों जगह पे ही अपनी प्रेजेंट को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, यानी कि सेम पर्सन एट अ टाइम लेजिस्लेचर का पार्ट भी है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर अपनी जो है एक्टिविटीज को कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जुडिशरी है, द थर्ड ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे जुडिशरी को बिल्कुल ही अलग रखा गया है। मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि अगर आपको मैं वेन डायग्राम से बना के बताने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि लाइक यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने बना दिया दिस इज लेजिस्लेचर, दिस इज एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज जुडिशरी। ओके, दिस इज लेजिस्लेचर, दिस इज एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज जुडिशरी। यानी कि यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो कॉमन है। क्यों क्यों कॉमन है? क्योंकि आप समझ पाओगे कि निर्मला सीतारमन जी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं, और एट द टाइम जब वो पार्लियामेंट में बैठ रही हैं तो वहां पर वो मिनिस्टर के साथ साथ में एमपी भी है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी हैं। यानी कि वो लॉ फ्रेम करने के लिए एक पर्सन है वहां पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और जब भी वो एज अ वर्क कर रही हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर तो वो एग्जीक्यूटिव की मेंबर हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो जुडिशरी है, यानी कि जो हमारे जजेस हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिविजनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनको बिल्कुल अलग रखा गया है। ये इनमें कोई भी इनका ओवरलैप नहीं है, यानी कि किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया है। तो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे समझाने के लिए कि लेजिस्लेचर हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हो जाएगा एंड जुडिशरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग ऑर्गन है डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में। इन दिस एंड द नेक्स्ट
टू चैप्टर। देखिए उसने बहुत अच्छे से ये क्लेरिफाई किया है कि इस चैप्टर में और आगे आने वाले दो चैप्टर्स में। तो ऐसे कौन से वाले दो चैप्टर हैं आने वाले, तो देखो ये वाला जो है उसका नाम हो गया पावर शेयरिंग, एंड द सेकंड वन चैप्टर जो अभी आएगा अपन पढ़ेंगे विच इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, मतलब कि ये जो आइडिया है पावर शेयरिंग, यानी कि जो पावर शेयरिंग अभी आप इस चैप्टर की हेल्प से समझने वाले हो, ये पूरा का पूरा जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाओगे तो ये वाला जो आइडिया है वो पूरा का पूरा आपको काम आने वाला है आगे के दो चैप्टर्स में भी, उसको भी आपको वहीं पे लेके जाना है। ठीक है, एंड वी स्टार्ट विथ टू स्टोरीज, और इस पर्टिकुलर आइडिया को जो क्या है पावर शेयरिंग, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर आइडिया है विच इज पावर शेयरिंग, इसको समझने के लिए हमने दो स्टोरी पढ़नी है, एक बेल्जियम की है और एक श्रीलंका की है। ठीक है, श्रीलंका को तो आप सब लोग जानते हो कि कहाँ पर है श्रीलंका, तो वो इंडिया के नीचे इंडियन ओशन में है, एक आइलैंड है, ठीक है ना, एक ड्रॉप टाइप का। और बेल्जियम की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और थोड़ा सा मैप भी आप जाके स्टडी करोगे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा देश है। ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा देश है, उस देश का नाम बेल्जियम है। ठीक है, जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब भी फ्रांस के ऊपर अटैक किया है जर्मनी ने, तो वो बेल्जियम से ही घुसी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा घेरे बना के रखे थे, तो इस कारण से वो घुस नहीं पाए। ठीक है, तो वो बेल्जियम से घुसे। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि बेल्जियम एक कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, और ये किन दो देशों के बीच में है, फ्रांस और जर्मनी। आप जाओगे आपको एग्जैक्टली वहीं पे मिल जाएगा, बहुत आसानी से। आपको फ्रांस ढूंढना है, आपको जर्मनी ढूंढनी है, और उसके बीच में एक छोटा सा देश है जो सबसे छोटा सा दिखेगा, वो आपको मिल जाएगा, वो बेल्जियम है। तो आपको बेल्जियम के बारे में पढ़ना है, आपको श्रीलंका के बारे में एक स्टोरी पढ़नी है, और वो स्टोरी आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द आइडिया विच इज पावर शेयरिंग। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, ये दोनों की दोनों स्टोरीज जो है उसने बोला है आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि देखिए क्या है कि जो सिचुएशंस हैं वो कंट्रीज की अलग अलग होती हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी दो अलग अलग कंट्रीज में डेमोक्रेसी हो सकती है, बट उस डेमोक्रेसी का फॉर्म अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो अमेरिका में है वहां पे भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये डिपेंड करता है उस कंट्री के जो है हिस्ट्री पे। ठीक है ना, कि उसका हिस्ट्री कैसा रहा है, कैसी सिचुएशंस रही हैं, तो उसके बेसिस पे ही वो लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनते हैं, या फिर बाद में जो उनमें कंडीशंस होती हैं। तो डेमोक्रेसी के कई अलग अलग रूप हो सकते हैं, बट द मेन कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के द्वारा लोगों को इलेक्ट किया जाता है फॉर द पीपल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन वी studied the definition of democracy is the form of government in which the rule will take place by the people, for the people and ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पर किया गया शासन ही क्या है, डेमोक्रेसी है, यानी कि लोकतंत्र है। ठीक है, सो इसको अपन बाद में समझ चुके भी होंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट, मैं ट्राई करूंगा इसको और ज़्यादा इजीली समझाने की। ठीक है, तो अभी अपन को ये समझ में आ गया कि जो दो स्टोरीज हैं दो देशों की, तो उन दोनों देशों की कंडीशंस अलग अलग होंगी, तो उन्होंने जो डिमांड की होगी पावर शेयरिंग के लिए वो भी अलग अलग होंगी। तो उन दोनों कंट्रीज ने किस तरीके से अपनी डिमांड्स को उन दोनों कंट्रीज ने किस तरीके से अपनी डिमांड को जो है फुलफिल करने की कोशिश की, क्या वो सक्सेस हुआ, उनको सक्सेस मिला या नहीं हुआ, दे विल सक्सीड और नॉट। तो अभी अपन इसको पढ़ेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। एंड द स्टोरी यील्ड्स सम जनरल कंक्लूजन्स। अब क्या है कि अगर आप कोई स्टोरी पढ़ोगे तो आप उससे कुछ कंक्लूजन्स भी निकालोगे, एंड दोज कंक्लूजन्स विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू बिल्ड अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो उसमें पावर शेयरिंग को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और आपको कंक्लूजन भी मिलेगा कि क्या नीड क्या है पावर शेयरिंग की डेमोक्रेसी में। ठीक है, एंड this allow us to discuss various form of power sharing that will be taken up in the following two chapters। और आगे के दो चैप्टर्स में जो जो भी अपन पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलने वाली है
और डिस्कस कैसे आप करोगे तो आपको मैटर मिल जाएगा, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो दिस इज द ओवरव्यू। फाइनली अगर अपन इसको पूरा का पूरा कंक्लूजन करें इस पूरे के पूरे ओवरव्यू को, तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट है उसको अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और उसके बाद अगर अपन देखें तो अपन ने दो स्टोरी पढ़नी है, क्योंकि पावर शेयरिंग को जिस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अपन समझ सकते हैं, तो वो बेल्जियम और श्रीलंका की दो स्टोरीज हो जाएंगी और उसके बेसिस पे अपन पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें और क्या क्या रहेगा इस चैप्टर में। तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो गया आपका बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी। एंड आफ्टर दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम। उसके बाद अपन आगे आएंगे तो दिस इज द मैप ऑफ श्रीलंका। ये दोनों स्टोरी हो गई यहाँ तक। फिर बाद में यहाँ पे क्या है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में किस तरीके से जो है अकोमोडेशन था, किस तरीके से लोगों को वहाँ पे रखा गया, अकोमोडेट किया गया। एंड आफ्टर दैट अगर अपन और आते हैं आगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यस व्हाट व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। मतलब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है भाई, ठीक है, क्यों इसका जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या नीड है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आ जाएगी यहाँ पे, खलील्स डायलेमा। ठीक है, खलील्स डायलेमा मतलब खलील एक व्यक्ति था, तो उसका बड़ा एक डायलेमा, दुविधा चल रही थी उसके दिमाग में। वो डबल माइंडेड हो रहा था कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसकी डायलेमा के बेसिस पे अपन एक छोटी सी स्टोरी फिर से पढ़ेंगे। और उसके बाद उसमें क्वेश्चन आएगा कि कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वाइटल। ठीक है, तो अभी अपन इसको भी पढ़ेंगे। एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, कितने टाइप के फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं उसको समझ पाओगे। एंड आफ्टर दैट इसमें कुल मिला के जो है 4 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको अपन को आंसर करने रहेंगे, और आपका ये चैप्टर कंप्लीटली आपके दिमाग में फीड हो जाएगा ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा सा लंबी होने वाली है क्लास, तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करोगे मेरा। और जो भी ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लेगा उसको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो बेल्जियम एंड श्रीलंका की अपन स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन उसके पहले यहाँ पे देखो, ये जो बच्ची है, ये बच्ची क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी को अगर आप इन्वॉल्व होकर पढ़ते हो, क्या क्या लिखा है, किस किस जगह पे लिखा है, तो आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा इस बुक को पढ़ने में। ठीक है, तो ये लॉकडाउन के टाइम पे मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को इतना बिल्ड कर लीजिए कि आप किसी भी बुक को जो है उठा करके विद इन सम डेज यू कैन कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी जनरेट हो गई, देन बिलीव करिए आप मेरा कि कोई भी चीज़ पढ़ने में या समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को या किसी भी बुक को अगर आप रीड करते हो पूरे इंतुजियाज्म से, और पूरा का पूरा आप उसमें अपना पार्टिसिपेट करते हो, पूरा एफर्ट लगाते हो, तो वो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ सकती है, क्योंकि आज अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी है। तो देखिए इसने क्या बोला कि आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन इन माइंड। भाई इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि भाई शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर, तो वीकनिंग द कंट्री, व्हाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस। भाई उसके दिमाग इन इसके दिमाग के अंदर, जो बच्चे के दिमाग के अंदर चल रहा है वो क्या चल रहा है कि भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पावर शेयरिंग का मतलब है कि पावर को डिवाइड कर देना, और पावर को डिवाइड कर देने से क्या होगा भाई, कंट्री वीक हो जाएगी। तो व्हाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस, मतलब इसकी जरूरत क्या है इसकी बात करने की, क्यों किसी कंट्री को वीक करना है। ठीक है, तो ये इसकी बात थी, बट अपन को ये समझना है कि क्या इसके दिमाग में जो चल रहा है, क्या वाकई में कंट्री उससे वीक हो जाएगी या पावरफुल होगी। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को लेकर के अपन को अब आगे बढ़ना है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ये स्टोरी। सो बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप में है ऑब्वियसली, मैं बता चुका हूँ आपको। फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा देश है, स्मॉलर इन द एरिया दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा, लगभग हरियाणा के बराबर का एक छोटा सा देश है। एंड इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस एंड द नीदरलैंड एंड जर्मनी, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है, जो 4 देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको समझना है कि ऊपर जर्मनी है, नीचे जो है फ्रांस है, और लेफ्ट हैंड साइड में नीदरलैंड है, एंड राइट हैंड साइड पे जो है लग्जमबर्ग है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से इसकी सिचुएशन भी है। यहाँ पे लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस से ये घिरा हुआ है, सराउंडेड है, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। ठीक है, ओके, सो इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन थी एट दैट टाइम जब ये एनसीईआरटी लिखी गई होगी। ठीक है, अभी इसकी
करेंट पॉपुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, लगभग हरियाणा से आधी पॉपुलेशन, मतलब कि उसकी साइज में वो हरियाणा के बराबर है लेकिन पॉपुलेशन में हरियाणा से लगभग आधा है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर अपन एथनिसिटी की बात करें, एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, बिकॉज ये देखो यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड और इसका एक्सप्लेनेशन जो है एनसीईआरटी भी देता है। तो देखो यहाँ पे एथनिक वर्ड का मतलब क्या है कि अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ठीक है, तो मतलब एथनिसिटी आप समझ सकते हो कि भाई वो हिंदू थे, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, विच टाइप ऑफ एथनिसिटी दे हैव। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की एथनिसिटी थी, तो उसमें बोला क्या, सोशल डिवीजन। एक सोशल डिवीजन होता है, मतलब सोसाइटी में कुछ लोगों का ग्रुप बना करके अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं एक सोशल बेसिस पे। ठीक है, उसको डिवाइड नहीं करना है, मतलब कि अपन उनको एक ग्रुप बना सकते हैं कि भाई ये इस ग्रुप का पर्सन है, ये इस ग्रुप का है, तो सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ठीक है, जो भी कल्चर वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कल्चर के बेसिस पे एक सोशल डिवीजन होता है। एथनिक एंड पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्ड इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई उनकी अगर वो सेम एथनिसिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं तो उनके बिलीफ सिस्टम भी सेम होंगे, उनका ग्रुप भी सेम होगा और उनके जो डिसाइड्स हैं वो भी सेम होंगे, यानी कि उनकी जो है विश्वास वगैरह सारा का सारा सेम होगा। सो द एथनिसिटी, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे वहाँ पे। और देखो इसने आगे भी बोला है कि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक रीजन का नाम है कि फ्लैमिश रीजन में लगभग टोटल का 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे। ठीक है, कौन सा वाले रीजन में रहते थे, आप समझ पाओगे यहाँ पे, फ्लैमिश रीजन में, और डच लैंग्वेज बोलते थे। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वहाँ की एथनिक पॉपुलेशन थी तो वो कितनी थी, लगभग 60%, आप बोल सकते हो लगभग 59% आपको एग्जैक्टली दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच स्पीक करते थे, एंड जो 40% लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला है फ्लेमिश रीजन, ओके, पहला कौन सा है, फ्लेमिश रीजन है, और दूसरा क्या है, वेलोनिया रीजन, है ना। फ्लेमिश वाले डच बोलते थे, है ना, एफ डी आई से आपको याद रखना है, एफ डी आई, और दूसरा जो है वो वेलोनिया रीजन है और फ्रेंच बोलते थे। ठीक है, तो आपने डब्ल्यू डब्ल्यू एफ सुना है, तो डब्ल्यू के साथ एफ होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, ओके, और एफ डी आई मतलब कि फॉरेन, यस, क्या हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डी आई जो है वो साथ में आ जाएगा, और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ से अपन को याद रखना है कि जो वलोनिया रीजन के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे और जो फ्लेमिश रीजन के लोग थे वो डच बोलते थे। ठीक है, अब अगर अपन आगे आ जाते हैं, यहाँ पे 40% और 59% का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, और उसके आगे जो है रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस। ठीक है, बेल्जियंस मतलब लाइक इंडियंस, अमेरिकन और बेल्जियंस, द पीपल हु आर लिविंग इन द बेल्जियम सिटी। ठीक है, सो बेल्जियम कंट्री स्पीक जर्मन, बाकी के जर्मन बोलते हैं। सोचो यहाँ पे तीन तीन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और बड़ा छोटा सा देश है हरियाणा के बराबर से। ठीक है ना, और द कैपिटल सिटी ब्रुसेल, यहाँ का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है, आपको याद रखना है ये सारी की सारी चीजें। एंड 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, और जहां पर 80% लोग जो थे वो फ्रेंच बोलने वाले थे, कहाँ पे, कैपिटल में। ठीक है, और बाकी के जो 20% थे वो डच थे। ठीक है, तो ये यहाँ का कुछ डेटा है, इसके बेसिस पे आप अपना कुछ दिमाग लगाओगे कि किस तरीके से वहाँ की कंडीशंस है, तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको समझने की बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जिसकी लोकेशन आपको बता दी गई है। उसके बाद आपको ये समझना है कि बेल्जियम में बहुत सारे एथनिक लोग रहते थे, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, अलग अलग बिलीफ सिस्टम वाले, यानी कि अलग अलग एथनिसिटी को बिलीव करने वाले। इसके अलावा वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, यानी कि अगर लैंग्वेज अलग अलग बोल रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कल्चर भी अलग अलग होगा। आप समझ पाओगे कि तमिल बोलने वाले जो लोग होंगे वो तमिल कल्चर को फॉलो करने वाले होंगे, और जो हिंदी बोलने वाले हैं वो मोस्टली चांस है कि वो नॉर्थ इंडिया या मिडिल इंडिया के हो सकते हैं। अगर वो
तमिल या कन्नड़ वगैरह बोलने वाले, तो अब हो सकता है कि भाई वो साउथ वाले हों, ठीक है, और उनका कल्चर में भी डिफरेंस आएगा, तो लैंग्वेज के बेसिस पे कल्चर में भी डिफरेंस आता है, ठीक है, अलग अलग एथनिसिटी है। तो उसने साफ साफ बता दिया कि 59%, 40%, ठीक है ना, यहाँ पे, और 1% जो है वो जर्मन थे। तो अल्टीमेटली डच, FD, ठीक है ना, फ्लेमिश, डच, और यहाँ पे वेलोनिया टू फ्रेंच, ठीक है। तो 40% लोग थे, और बाकी के जो यहाँ पे कैपिटल है वो ब्रुसेल है, और यहाँ पे ब्रुसेल में कुल मिला के 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि डोमिनेंट किसका कौन कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं कौन, फ्रेंच वाले, ठीक है, ब्रुसेल में, कैपिटल में। फिर अपन आगे आते हैं, द मेजोरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ओके, तो बड़ा सरल सी बात बोल दिया उसने कि भाई जो लोग फ्रेंच बोलते थे वो डोमिनेट कर रहे थे, यानी कि वो काफ़ी रिच थे, और उनकी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी थी वो काफ़ी पावरफुल भी थी रिलेटिवली, ठीक है। तो दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काफ़ी फ़ायदा मिला हुआ था, ठीक है ना, एंड एजुकेशन मच लेटर, उसको बड़े बहुत बाद में जो है एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराया गया, दैट्स व्हाई दे वर नॉट educated and rich comparatively, ठीक है। And this led to tension between the Dutch speaking and French speaking community ड्यूरिंग द 1950s टू 1960s। देखो टाइम आपको याद रखना है, कब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1950 से 1960 तक की, 1950 टू 1960s के बीच की, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन इसको कुल मिला के अपन देखें, इसको आगे पढ़ लेते हैं, फिर अपन देख लेंगे, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज was more acute in Brussels, and Brussels presented a social problem. The Dutch speaking people constituted a majority इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे, लेकिन जो उसकी कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, और जर्मन जो डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो कम है, ठीक है। तो जर्मन तो बहुत ही कम बोलते थे, 1% ही बोलते थे। सो द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच, वो काफ़ी रिलेटिवली पावरफुल थे, रिच थे, है ना, और डच लोग ऐसे नहीं थे कंपैरेटिवली। और साथ में उसने ये भी बोला है कि ये लगभग 10 सालों का ड्यूरेशन में उनके बीच में थोड़ा सा तनातनी होगी, थोड़ा सा जो मामला है वो गर्म हो गया वो, लेकिन एकदम से नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली बहुत सारी पास्ट इवेंट्स के कारण से ऐसा हुआ होगा। भाई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और किसी के पास ज़्यादा पावर है तो उनको लगता है कि भाई ये डेमोक्रेसी है तो इसके पास पावर ज़्यादा क्यों है, ठीक है, सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो ये ब्रुसेल में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, वो बोल सकते हो आपकी पूरी की पूरी कंट्री में जो थे वो डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, ठीक है, यानी कि मेजोरिटी में थे। साफ साफ उसने लाइन लिखी है, देखो यहाँ पे, कि डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन अ कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल में डच स्पीकिंग लोग कम थे, लेकिन अगर ऑल ओवर की बात करें तो ज्यादा थे। सो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इज अनदर कंट्री। अब यहाँ पे दूसरी कंट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेल्जियम पूरी की पूरी कंडीशन समझ में आ गई है कि उस समय पे कैसा था, 1950s टू 1960 के, वहां पर जो है 59% लोग थे, 40% लोग थे, और 1% रिमेनिंग थे जो जर्मन बोलते थे, 40% जो है वो फ्रेंच बोलते थे, एंड 59% जो लोग थे वो डच बोलते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो कैपिटल था वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग कम थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो रिच और पावरफुल थे, और यही यही कारण से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम वगैरह बन रही थी। अब यहाँ पे दूसरी कंट्री की सिचुएशन समझ लेते हैं कि श्रीलंका में क्या हो रहा था। सो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन द अनदर कंट्री, एंड श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। तो ये एक आइलैंड नेशन है, ये यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये जो बेल्जियम है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, दैट मीन्स इट इज सराउंडेड बाय द लैंड पार्ट ओनली, ठीक है, यानी कि बीच में ये है और इसके चारों तरफ कोई ना कोई कंट्री है। फॉर एग्जांपल जैसे मध्य प्रदेश के चारों तरफ कोई ना कोई स्टेट है, तो मध्य प्रदेश अगर कोई कंट्री होता तो इसको अपन लैंड लॉक्ड कंट्री बोल देते। सिमिलरली बेल्जियम भी, जो इसके चारों तरफ कोई ना कोई कंट्री है, वो कौन कौन सी है, नीदरलैंड है, उसके अलावा अगर अपन देखें तो कौन सी है, यस वेरी गुड, फ्रांस है, जर्मनी है, और एक और कौन सी हो जाएगी, वेरी गुड, कम ऑन, कौन सी है, लक्समबर्ग, ठीक है। आपको क्या करना है, इन चारों पांचों सिटीज के कैपिटल्स ढूंढने हैं, ये आपका होमवर्क है, और आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन ढूंढता है, देखते हैं, ठीक है।
यस, अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं कहाँ पे श्रीलंका में। तो श्रीलंका जो है वो इंडिया के नीचे इंडियन ओशन में एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ वाटर से घिरा हुआ है, इट इज सराउंडेड बाय द वाटर, दैट्स व्हाई इट इज आइलैंड। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि पेनिनसुला किसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है, आपको मालूम होगा कि तमिलनाडु साउथ कोस्ट जो पार्ट है उससे कुछ किलोमीटर दूर एक कंट्री है जिसको श्रीलंका बोला गया है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, लगभग यहाँ पे 2 करोड़ लोग हैं, अबाउट द सेम एज द हरियाणा। एंड लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि एशिया की दूसरे कंट्रीज की तरह श्रीलंका में भी बहुत सारे अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, यानी कि डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे भी बहुत अलग अलग प्रकार के बिलीफ सिस्टम फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के जाति के लोग हैं। And Sri Lanka has a diverse population. The major social group are the Sinhala speakers. ठीक है, सिन्हाला इज अ लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो ये श्रीलंका की एक लैंग्वेज है। जैसे कि वहां पे डच थे ज्यादा बोलने वाले, तो श्रीलंका में कौन ज्यादा बोलने वाले हैं? सिन्हाला। आपको नाम याद रखना है। ठीक है, डच आपको याद रखेगा, सिन्हाला भी आपको याद रहेगा। श्रीलंका से आपको याद रखना है सिन्हाला। ठीक है, सिन्हाला। ठीक है, तो सिन्हाला स्पीकर्स थे लगभग 74%। आप देख पाओगे यहाँ पे कितना परसेंट है, 74%। वहां पे कितना था, 59। ठीक है, वहां पे जो मैक्सिमम स्पीकर्स थे वो कौन थे, डच लैंग्वेज के। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीकर्स कौन है, सिन्हाला लैंग्वेज के। वहां पे परसेंटेज कितना था उनका, 59। यहाँ पे परसेंटेज कितना उसका, 74। एंड द सेकेंड जो पोजीशन लेते हैं वो है तमिल स्पीकर्स, जो 18% है। और वहां पे जो सेकंड पोजीशन थी वो फ्रेंच की थी। ठीक है, एंड अमंग तमिल देर आर 2 सब ग्रुप्स। ठीक है, अब तमिल में भी 2 छोटे छोटे अलग अलग सब ग्रुप्स हैं, मतलब कि तमिल बोलने वाले लोगों में के भी 2 ग्रुप हैं। ठीक है, सो तमिल नेटिव्स ऑफ द अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि श्रीलंका में तमिल बोलने वालों में 2 ग्रुप थे। एक तो नेटिव लोग, यानी कि जो श्रीलंका में ही जन्म लिया था जिन्होंने, ठीक है ना। और दूसरे कौन से, उनको क्या बोला जाता था, आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स। एंड रेस्ट हुज फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कॉल्ड इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो तमिल में भी 2 ग्रुप थे। एक जो श्रीलंका के ही नेटिव लोग थे तो उनको बोला जाता था श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है ना, वो 13% थे। और ऐसे कुछ लोग थे कि भाई इंडिया से बहुत सारे फार्मर्स को ले जा करके अलग अलग जगह पर रिहेबिलिटेट किया गया था, यानी कि बसाया गया था फॉर द पर्पस प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन के लिए, यानी कि प्लांटेशन के लिए, खेती वगैरह करने के लिए। तो इंडिया से बहुत सारे लोग जो हैं वो जाके श्रीलंका में बस गए होंगे, और उनके जो आज के टाइम पे उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो तमिल के भी 2 ग्रुप हैं। तो ओके, यहाँ पे समझ में आ गया कि जो बड़ा सबसे बड़ा ग्रुप है वो है सिन्हाला स्पीकर्स का। वो 70 कितना परसेंट है, 74% है। ठीक है, और रिमेनिंग 18% जो सेकेंड स्टेप पे आते हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स में भी 2 ग्रुप हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसको वेन डायग्राम से समझते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि ये हो गया पूरा 74%। ये जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, और यहाँ पर ये हो गया तमिल। तमिल में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 13% अलग हैं, और ये रिमेनिंग जो है वो 5% अलग है। यहाँ पे 13% वो लोग हैं जो नेटिव श्रीलंकन तमिल्स हैं। ठीक है ना, श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। So as you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो अभी अपन मैप देखेंगे तो उसमें आप देखोगे, देखो ये रहा मैप। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये कुछ हल्का सा कलर है, देखो आप अलग अलग कलर की बेसिस पे, एक तो ये वाला टाइप हो गया, एक येलोइश है, और ये थोड़ा सा डार्क है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि उसने क्या बोला है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द Sinhala speaking people are Buddhist.
ज्यादातर जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट को मानने वाले हैं, यानी कि बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। और ज्यादातर जो तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम है। सो देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, और कुछ क्रिश्चियंस भी हैं हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास, ठीक है, जो जो दोनों में ही है, मतलब कि सिन्हाला में भी कुछ क्रिश्चियंस हैं, और जो है तमिल्स में भी कुछ क्रिश्चियंस हैं, ठीक है ना, और वो दोनों में ही है। तो जस्ट इमेजिन what could happen in situation like this in Belgium. The Dutch community could take advantage of its numeric majority and face its will on the French and German speaking पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा उसने बोल दिया कि आपको जस्ट इमेजिन करना है कि क्या होगा, क्या हो सकता था, या क्या हुआ होगा उस टाइम पे कि भाई बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है को टेक एडवांटेज, क्या उसको वो एडवांटेज ले पाई क्योंकि वो नंबर में ज़्यादा थे अगर अपन बात करें, एंड फोर्स इट्स विल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन पीपल स्पीकिंग पीपल, कि भाई हम लोग ज़्यादा हैं नंबर में तो हमारा ही चलेगी। तो ऐसा क्या वो कर पाए, एंड दिस वुड पोस्ट द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। और इस कारण से क्या हुआ कि भाई अगर कम या ज़्यादा कुछ भी एथनिसिटी के लोग कम या ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, उसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, एंड दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। उस कारण से पार्टीशन हो जाएगा। और इसका इंडिया से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि दो एथनिक ग्रुप आपस में डिवाइड हो गए जब अपन को इंडिपेंडेंस मिल रहा था, और वो इश्यूज आज भी हम फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करा। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सोचो आज हमारे इंडिया में बहुत सारा पावरफुल कंट्री होता, आज से भी ज़्यादा पावरफुल कंट्री होता। बट उसके सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द पार्टीशन, वी शुड स्टिक ऑन अवर टॉपिक, ठीक है। सो उसमें पॉसिबिलिटीज बताई हैं कि दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन टू द कंट्री। सो बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल। अभी दोनों के दोनों साइड, ब्रुसेल में ज्यादा कौन थे, फटाफट बताओ, ज्यादा कौन थे, यस कौन थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे। लेकिन टोटल ओवरऑल में कौन थे, डच स्पीकर्स, ठीक है ना। तो ब्रुसेल में जो है कि दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो अपना पावर या कंट्रोल क्लेम करने में लगे हुए थे। और श्रीलंका में सिन्हालास कम्युनिटी जो है वो एंजॉय कर रही थी, और वो ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी भी थी, 74% लोग थे सिन्हाला पीपल्स, ठीक है ना, सिन्हाला स्पीकर्स, एंड कुड इम्पोज इट्स विल, ठीक है ना, अपनी जो इच्छा है वो उसको इम्पोज कर रहे थे ऑन द इंटायर कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में। अभी देखो आपको समझना है कि किसी भी कंट्री में कोई अगर मेजोरिटी में है तो ऑब्वियसली उसके डिसीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल अगर ज़्यादा है, लेकिन जो माइनॉरिटी है उसको भी अपन निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके राइट्स को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे के सारे डिसीजंस जो हैं शुड नॉट बी टेकन अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द इंटायर कंट्री। सो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज, ठीक है। तो अपन को समझना है यहाँ पे दोनों कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अपन बात समझेंगे यहाँ पे मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका की जो मेजोरिटी थी उसमें क्या चल रहा था, ठीक है। तो श्रीलंका मर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ठीक है। तो आपको ये डेट फिर से याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और उस पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ, ठीक है। वो परसेंटेज डिवीजन 59 40 एंड 1% रिमेनिंग जर्मन डच एंड फ्रेंच, और वहाँ पे 74 एंड 18, और 18 को भी फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया अपन ने, कौन कौन सा, 13 और 5%, ठीक है। लेक्चर लंबा होता है, होने दो, डजेंट मैटर, बट आपके माइंड में वो सेव होनी चाहिए चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या इंपॉर्टेंट कि जो श्रीलंका है वो इंडिपेंडेंट कब हुआ कंट्री, 1948 में। मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमारा जो इंडिया का जन्मदिन था उसके 1 साल के बाद श्रीलंका ने अपना जन्मदिन मनाया, ठीक है। वो थोड़ा सा नीचे है, तो आप ऐसे मान सकते हो कि पहले इंडिया एंड देन श्रीलंका, ठीक है, 1 साल का डिफरेंस है। तो 1948 में इसको इंडिपेंडेंस मिला, द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, ठीक है। तो भाई क्या दिक्कत है कि सिन्हालाज जो लीडर्स थे वो एकदम
थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने पूरा का पूरा गवर्नमेंट में डोमिनेंस शो करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी। सो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रमेसी। ठीक है, तो ये बहुत ही गड़बड़ वाली बात हो गई यहाँ पे, कि आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे उसने बोला है कि 48 में कंट्री आज़ाद हुआ, और कंट्री आज़ाद हुआ तो सिन्हाला कम्युनिटी ज़्यादा लोग थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाना चाहा, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। और इस कारण से मेजॉरिटी में होने के कारण से जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करने लगी, या इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करने लगी, ऐसी चीज़ें करने लगी, जिसके कारण से जो मेजोरिटेरियन जो मेजर्स हैं वो इस्टेब्लिश हो गया। और उसके कारण से सिन्हाला सुपरमेसी इस्टेब्लिश हो गई। यहाँ पे मेजोरिटेरियन नाम का एक वर्ड है, इसका मीनिंग आपको बिल्कुल एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मेजोरिटी में लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वो शुड बी एबल, ठीक है ना, उसको करना चाहिए या उसके द्वारा किया जाना चाहिए रूल किसी भी कंट्री में जिस तरीके से भी वो चाहे, ठीक है ना, बाय डिसगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब कि माइनॉरिटी की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सबको मार करके वो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो अपनी चला सकती है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मेजोरिटेरिज्म। ठीक है, तो ये श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, तो ये श्रीलंका का एक डार्क फेस आप बोल सकते हो कि दिस इज नॉट गुड। ठीक है ना, क्योंकि अगर अपन ह्यूमैनिटी की बात करें तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अ, अपन किसी भी लोगों को के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है देन वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं है, 100% नहीं है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे समझना है कि श्रीलंका जो है आज़ाद हुआ 1948 में, वहाँ पे सिन्हालास कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो उस कारण से उन्होंने डोमिनेंस बनाया, और वो माइनॉरिटी के ऊपर एकदम क्या हो गए, चढ़ गए कि भाई जैसा हम बोलेंगे और जो हमारी इच्छाएं होंगी वो इम्पोर्टेंट है, और आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इन 56, लगभग कितने सालों के बाद, लगभग 8 सालों के बाद, ठीक है ना, तो लगभग 8 सालों के बाद क्या हुआ, एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दैट डिस्कार्डिंग तमिल। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे कि भाई देखो, लैंग्वेज अगर कोई भी लैंग्वेज को किसी भी कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है, तो वो विलिंगलेस तरीके से या अनविलिंग तरीके से वो इम्पोर्टेंट हो जाती है उस कंट्री के लिए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से उन्होंने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तो क्या होगा कि तमिल का जो कल्चर होगा वो धीरे धीरे डिस्कार्ड होता चला जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि साउथ में हमारे यहाँ पे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को प्रेफर करते हैं लोग बाग, अपने जो उनके सिलेबस में ऐड होती है, बट वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बड़ा परेशान रहते हैं कि भाई उनको भी हिंदी पढ़ाओ, बिकॉज अगर वो तमिलनाडु के या कर्नाटका के बाहर जाएगा तो फिर वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, है ना, ज़िंदगी बस तो वहाँ पे नहीं बिता सकता है। तो हिंदी को भी जो है उनको सिखाने के लिए वो प्रेशराइज़ करते हैं और परेशान रहते हैं। आज के जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, और इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। तो क्या होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अपन कंपलसरी कर देते हैं पूरी की पूरी कंट्री में, तो रिमेनिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो रह जाती हैं, बट उसका इंपॉर्टेंस कम होने के कारण उनका कल्चर धीरे 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 धीरे, भले उनको बहुत लंबा टाइम लगे, लेकिन उनका कल्चर धीरे धीरे क्या हो सकता है, डिक्लाइनिंग की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी उन्होंने किया कि भाई इसको कंपलसरी कर दिया, तो अब जितने भी तमिल स्पीकिंग पर्सन्स थे या लोग थे, ग्रुप था, तो उनको सिन्हाला भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सारे के सारे ऑफिशियल वर्क जो है वो सिन्हाला में होंगे, तो उनको सिन्हाला बननी चाहिए, तभी जाके वो उस वर्क को समझ पाएंगे। बिकॉज लैंग्वेज ही नहीं समझेंगे अपन, तो अपन कैसे चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या चीज़ बोल रहा है गवर्नमेंट, क्या होने वाला है। ठीक है, सो द गवर्नमेंट्स फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि यहाँ पे वो लोग एक ग्रुप को जो है वो इम्पोर्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उनको किसको प्रोवाइड करना चाहिए भाई, जो डिजर्व करता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो साफ साफ बोले कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे
प्रेफरेंशियल्स फॉलो कर रही थी, ऐसी पॉलिसीज फॉलो कर रही थी जो फेवर किसको कर रहे थे, सिन्हालास को कर रहे थे, ठीक है, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को कर रहे थे। और वो चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो, उनको प्रेफरेंस दे रहे थे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state shall protected and foster बुद्धिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा उसने फिर से चेंज किया, स्टिपुलेट किया उसको अपने अकॉर्डिंग सिन्हालाज ने, कि भाई जो बुद्धिज्म होगा ना वो सेल्फ प्रोटेक्टेड, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है फॉस्टर बुद्धिज्म, ठीक है, वो बुद्धिज्म को मानने के ऊपर भी वो अब क्या कर रहे थे, जोर दे रहे थे। मतलब क्या है कि जो अदर कम्युनिटी के लोग थे उनके ऊपर भी वो चीज़ें थोपी जा रही थी ज़बरदस्ती, ठीक है ना, ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया जा रहा था वो चीज़ें करने के लिए जो उनका कल्चर नहीं था, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ करते हो और कोई भी व्यक्ति अपनी विल के साथ करता है एंड ही इज रेडी टू डू बाय ओन देयर विल, तब तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट द विल उसको जबरदस्ती कोई भी चीज़ में इंडल्स कराते हो कराने के लिए, तो वो एक गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा था श्रीलंका में, आप देख पाओगे कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज को जो है इम्पोर्टेंट बना रहे थे और जो है अपने कल्चर को भी। So all these government measures coming one after the others, एक के बाद एक आ रहे थे, तो भाई एक आ गया, ओके दैट्स भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे लोगों ने बोला, फिर दूसरा भी आ गया, चलो कोई बात नहीं, फिर तीसरा भी आ रहा हो, ये कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके के जो मेजर्स हैं वो कमिंग वन आफ्टर वन, है ना, इस तरीके से आ रहे थे, तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अभी क्या हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स के अंदर एक ऐसी फीलिंग आई कि भाई देखो, इंडियन तमिल्स की तो बात ही नहीं करेंगे अपन श्रीलंका में, क्योंकि बेचारे वो तो वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन झेल ही रहे होंगे, ठीक है, अपन ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन जो तमिल्स हैं, मतलब जिनके नाम के आगे लगा है श्रीलंकन तमिल्स, मतलब वो श्रीलंका के नेटिव लोग हैं, भले वो तमिल स्पीकिंग पर्सन्स हैं, ग्रुप है, लेकिन जो सिन्हालाज हैं वो क्या कर रहे थे, सिन्हालाज कि उनके साथ भी इस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि उनको फील हो रहा था कि भाई हमें अलाइन किया जा रहा है, हमें हाशिए पे रखा जा रहा है, यानी कि मार्जिन्स किया जा रहा है, मतलब हमको साइड किया जा रहा है कुल मिला के, ठीक है, आपको समझने के लिए वो साइड कर रहे हैं। सो दे फेल्ट दैट नो they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala's leader was sensitive to their language and culture। भाई उसने उन्होंने क्या बोला, देखो बहुत इजी है कि दे फेल्ट, उन्होंने उनको ऐसा फील हुआ, उन्होंने ऐसा सोचा कि नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी वो कौन थी, सिन्हालास थी, तो उनमें से कोई भी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर, ठीक है, तो उसमें से ऐसा कोई भी बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर नहीं है, यानी कि बुद्धिज्म को मानने वाला ऐसा कोई भी सिन्हाला लीडर नहीं है जो सेंसिटिव हो या जो सेंसिटिव था उनकी लैंग्वेज और कल्चर के लिए। अल्टीमेटली क्या बोलना चाहते हैं वो, कि भाई श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा लगा कि कोई भी ऐसा लीडर नहीं है सिन्हाला में जो उनके कल्चर और उनकी लैंग्वेज को भी सपोर्ट दे, ठीक है, उसके लिए सेंसिटिव हो, ठीक है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने अपने कल्चर वगैरह और लैंग्वेज वगैरह को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। सो दे फेल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। और इस कारण से क्या हुआ, स्ट्रेन आ गया, मतलब तनाव आ गया, तनाव आ गया, मतलब थोड़ी सी गर्मा गर्मी होने लगी, दोनों साइड एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। अब अपन को ये देख लेना है कि ये हो गया आपका जो मैप है, ये श्रीलंकन मैप है, और इसके ऊपर अपन जाएंगे तो वो बेल्जियम का मैप है। इन दोनों मैप्स को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये छोटा सा ब्रुसेल जो कैपिटल है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो कैपिटल वाला पार्ट है। यहाँ पे जो रेड वाला है वो वेलोनिया रीजन है जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, और ऊपर जो है वो डच स्पीकिंग लोग हैं, और ये जो लाइनिंग है वो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह पे रहते थे। ब्रुसेल में जो था वो फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे, 80% थे, एंड रिमेनिंग 20% जो थे वो डच थे, ठीक है। मेजोरिटेरिज्म अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को दरकिनार रख दिया, मतलब हांसी पे रख दिया, उनके साथ बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनकी लैंग्वेज वगैरह के लिए सेंसिटिविटी नहीं शो कर रहे हैं, और अपने ही रूल्स और अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज को लगातार दूसरे के ऊपर थोपे जा रहे हैं। ये श्रीलंका में ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हुए, स्ट्रेन क्रिएट हुआ, एंड द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल for the recognition of Tamil as an official language
फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने एक पार्टी बना ली अपनी। ठीक है, और वो पार्टी क्या करेगी, अब स्ट्रगल करने वाली थी अगेंस्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, सॉरी, फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब वो पार्टी क्या करने वाली थी, ये पार्टी जो है वो इसके लिए स्ट्रगल कर रही थी कि भाई तमिल को भी कुछ रीजंस में ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है दर्जा मिले, उसको भी वो पावर मिले कि वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन सके, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और साथ में ये उसके अगेंस्ट भी स्ट्रगल करेंगे कि उस पार्टी की मदद से, ठीक है, उस पार्टी की मदद से, बिकॉज पार्टी जो होगी वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी। ठीक है, तो उस पार्टी की हेल्प से कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो एजुकेशन और जॉब को लेकर के, क्योंकि ये जो है हर एक व्यक्ति का एक कॉमन राइट है। अगर आप सिन्हाला में जन्म लिए हो तो आप स्पेशल नहीं हो जाते हो, उसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सबको बराबर से डेवलपमेंट करने के राइट्स हैं और वो उनको मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से उन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दी, बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। अभी क्या हो रहा था यहाँ पे कि वहां अब वो क्या चाह रहे थे कि वो सारी की सारी कंट्री में नहीं चाह रहे थे, वो क्या चाह रहे थे कि जहां पर बेसिकली जो तमिल श्रीलंकन्स रहते हैं वहां पे उनको कुछ राइट्स मिल जाए, क्योंकि वहां पे उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है तो एटलीस्ट वो आराम से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे भी उनको डिनाइड हो रहा था, यानी कि उनको मना किया जा रहा था रिपीटेडली। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोविंसेस जहाँ पे तमिल्स का पॉपुलेशन ज़्यादा था वहाँ पे भी रिपीटेडली डिनाइड हो रहा था, यानी कि मना कर दिया था। एंड बाय 1980, देखो याद रखो, श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था, 48 में, और वहाँ पे एक 56 में जो है वो लैंग्वेज यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और यहाँ पे आफ्टर 24 years several political organizations were formed demanding an independent तमिल स्टेट्स, और वहाँ पे एलम्स बोलते हैं स्टेट्स को, तो इलम्स। ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड क्या हो रही थी कि भाई अब हमको जो है वो एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। ओके, तो ये डिमांड उठने लगी बहुत ज़्यादा 1918 तक, जब तक सिन्हालाज ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया। एंड द डिस्टर्ब, सॉरी, डिस्ट्रस्ट, अब डिस्ट्रस्ट आ रहा था, मतलब कि अब उनको जो ट्रस्ट है उनका वो खत्म हो रहा था। ठीक है, तो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्म्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो डिस्ट्रस्ट था, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना करने वाली जो उनकी कंडीशंस क्रिएट हो रही थी, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा नहीं कर रहे थे, उसके कारण से उनके बीच का छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वाइड स्प्रेड हो गया, बहुत बड़े रीजन में फैल गया। एंड इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर, और ये एक सिविल वॉर में जो है कन्वर्ट हो गया। वॉर का मतलब आप समझते ही हो, सिविल वॉर का मतलब जब किसी एक कंट्री के अंदर ही लड़ाई हो जाए। ठीक है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के उस देश के दो अलग या दो से ज़्यादा ग्रुप जो है वो आपस में अगर लड़ जाते हैं, तो उस सिचुएशन को अपन क्या बोल सकते हैं, सिविल वॉर। इसका भी मीनिंग आपको मिल जाएगा नीचे, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स within a country। ठीक है, the important thing is within a country। ठीक है, so that is called civil war that became so intense that it appears like a war। मतलब वो इतना इंटेंस हो कि वो वॉर की तरह लगे कि लोग बाग एक दूसरे को मार रहे हैं और बहुत सारा जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जान माल का काफ़ी खर्च हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, सॉरी खर्च नहीं हो रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सो उसको अपन सिविल वॉर बोलेंगे। As a result, thousands of people of both the communities have been killed। लगभग हजारों लोग दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को मतलब मारे जा रहे थे एक दूसरे को। एंड many families were forced to leave the country। और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत फैमिली हैं, उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो कंट्री को भाई छोड़ के चले जाएं। ऑब्वियसली किसके साथ हो रहा होगा, तमिल इंडियंस और श्रीलंकन इंडियंस के साथ में, श्रीलंकन इंडियंस नहीं, श्रीलंकन तमिल्स के साथ में, एज अ रिफ्यूजी। एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। और बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन में अपने लाइवलीहुड भी खो दिए उन्होंने। एंड यू हैव रेड और रीड, सो द थिंग इज रीड, सो यू हैव रीड चैप्टर 1 of इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक 10th अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the
social, culture and economic life of the country. It ended in 2009. ये फाइनली ये सबका सब जो कॉन्फ्लिक्ट था इतना बड़ा, वो 2009 में आकर के फाइनली खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर और ये लेक्चर भी अपन बंद करते हैं। इसके आगे का जितना भी चैप्टर बचा हुआ है वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इवन वो मैं भी अपलोड करूंगा जल्दी, या इवन कल ही मिल जाएगा आप लोगों को, नेक्स्ट डे। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये दो स्टोरी क्या थी। ठीक है ना, बेल्जियम में अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे। और अभी अपन ने जो स्टोरी बस पढ़ा था, अभी अपन ने श्रीलंका की कंडीशंस को स्टडी कर लिया है कि वहाँ पे किस तरीके से कंडीशंस बिगड़ गए थे और वो कैसे सही हुए और कब सही हुए। तो कैसे सही हुए वो तो अपन ने नहीं पढ़ा, लेकिन कब सही हो गए तो ये लगभग 2009 में सही हो गए थे। और अब अपन पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, लेकिन ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, क्या कमी लगी और क्या आप और चाहते हो। और अगर बहुत अच्छा था देन वेरी गुड, लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे अपने रिस्पॉन्स जो है कमेंट में ज़रूर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा इंथुजियाज़म आता है कि अपन ऐसे और लेक्चर्स बना सकें। ठीक है, इस लॉकडाउन में एटलीस्ट हम लोगों को ये फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो अब मैं विदा चाहूँगा आप सभी लोगों से, लेकिन आपको जो है चीज़ों को पढ़ते रहना है। एक ज़रूर बोलूँगा मैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम, इफ़ वी इंक्रीज और डेवलप इम्यूनिटी, देन हम ज़्यादा टाइम तक सिक्योर रह सकते हैं किसी भी वायरस से। इवन नॉट इवन कोरोना वायरस, अदर सर्दी खांसी जुकाम जो नॉर्मली जो डिसेंट्री और वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। तो आप कोशिश करो कि सुबह से उठो, योगा करो, रनिंग जाओ, रनिंग करने के लिए जाओ। ठीक है, इवन मैं जाता हूँ, आई यूज़ टू गो, और यूज़ टू गो एंड आई एम गोइंग राइट नाउ ऑल्सो डेली बेसिस पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। घर पे रहो, पढ़ाई करो, दैट्स ओके। सो बाय बाय फ्रेंड्स, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट क्लास।